कि यूपीएससी इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, इट्स प्रेडिक्टेबिलिटी इज इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और बच्चों में एक जिज्ञासा होती है नौकरी को प्राप्त करने के बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। प्रश्न पढ़ा और उत्तर आपके सामने में है, आपने देखा और देखते ही के साथ आपके जवाब सही होने चाहिए। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ माध्यम कोई मैटर नहीं कर रहा है, हिंदी से है या इंग्लिश से है। द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। यूपीएससी प्रिपरेशन इट्स ऑलवेज ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। नमस्कार, मेरा नाम है अरुंधति नौटियाल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी के इस खास पॉडकास्ट में। मैं बात करना चाहूँगी हमारे देश के बारे में। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर घर से एक बच्चा ज़रूर होता है जो सरकारी नौकरी के लिए ज़रूर तैयारी करता है, या कहें तो यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करता है। अगर हम विश्व के अन्य देशों से अपने देश की तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। हर घर में यही मांग है कि एक बच्चा सरकारी नौकरी ज़रूर हासिल कर ले। लेकिन क्या सरकारी ही नौकरी सब कुछ है? आज हम अपने इस पॉडकास्ट में इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अविनाश कुमार झा सर का, जो कि हमारे पंजाब केसरी के एडिटर इन चीफ हैं। डॉक्टरेट इन साइंस, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG Diploma in Business Administration. He has worked in different media organizations in various roles for more than 26 years, including 4 years in academics as a professor and dean in universities. So, spanning over 2 decades in print and digital media, before starting his career, his aspiration led him to prepare for UPSC exam from 1991 to 1995। सबसे पहले नमस्कार सर, आपका स्वागत है जी। तो आज हम बात करना चाहेंगे यूपीएससी के बारे में। क्या है यूपीएससी की सच्चाई? क्या हमारे देश में इतने सबसे ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको लगता है कि जैसे अगर कोई बच्चा यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कम से कम 2 से 3 साल वो लगाता है तैयारी करने में मिनिमम, तो आपको लगता है क्या वो अपने करियर के लिए एक क्लैरिफिकेशन को कम कर देता है अगर एक ही चीज़ के लिए तैयारी करे? यूपीएससी एग्ज़ाम एज व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, तो ये एक बहुत ही जनरल सेइंग था कि यूपीएससी इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, इट्स प्रेडिक्टेबिलिटी इज इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और जहाँ पहले यूपीएससी में जो वैकेंसी निकलती थी वो तकरीबन 1200 पोजीशंस के लिए निकलती थी जी। आज के तारीख में वो घट के 900, इन सम ईयर्स इट हैज़ गॉन इवन अप टू 640। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पोजीशंस भी, वैकेंसीज भी जी घटी हैं और प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का तादाद काफ़ी बड़ा हो गया है जी। हमारे टाइम में 1991 से 2000 तक the applicants number was nearly 4 lakh, 5 lakh. Now recently we have come to know that it has gone up to 8 lakhs or 10 lakhs. कुछ ऐसे उनमें बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी में कई और एग्ज़ाम्स भी अपीयर हो जाते हैं जी। UPSC syllabus is very different. Of course, general studies के जो preparation है वो more or less is same, but the questions asked are very different. UPSC preparation में आपको लगेगा कि जो प्रश्न आते हैं they want you to be more
insight in the stories, in the subject. और इस प्रिपरेशन के लिए 15 to 16 hours a day इनिशियली आपको देना पड़ेगा। 8-10 घंटे फिर अगर आपने एक बार या 2 बार एग्ज़ाम दे लिया तो हो सकता है कि वो 8-10 घंटे में फिर आप रिवीजन कोर्स में यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम। स्टेप्स बहुत हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं जी। और in our days it was different, like used to have 2 optionals। एक जो आप कोर्स सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे मेरा साइंस था तो जूलॉजी मैंने रखा था और ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी रखा था। लेकिन आज के समय में एक ही ऑप्शनल, एक ही सब्जेक्ट रखता है लोग, उसी का प्रोविज़न है। 200 मार्क्स के एसेज हैं। मोस्टली गाइज कैंडिडेट्स स्कोर गुड मार्क्स मोस्टली। जीएस इज वेरी टफ। प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए आपकी तैयारियां अलग तरीके से होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपने क्लास 6th से या 10th से जो आपने पढ़ी हैं वो ग्रेजुएशन तक सारे इंफॉर्मेशंस विल हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। जैसे हमारी सोसाइटी है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है यूपीएससी को लेकर, और हर घर यही चाहता है कि उनका बच्चा एक बार सरकारी नौकरी के लिए ट्राई ज़रूर करे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रियलिटी ऑफ यूपीएससी, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यूपीएससी? जैसे लोग कहते हैं एक बार सरकारी नौकरी कर ली तो बच्चा सेट है, तो क्या ऐसा असल में होता है? देखिए, एक सोच जो हमारे भारत देश में है, नौकरी की स्थायित्व जी। अगर स्टेबिलिटी इन जॉब इज देयर irrespective of the salary, तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके पीछे कई कारण हैं कि आप प्राइवेट में हैं तो सैलरी आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी इज़ नॉट देयर। दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, दो आई डिफर बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज़। आपके अंदर में जो क्वालिटीज़ हैं, जो काम करने की एक क्षमता है, जो एक ज़ील और इंथुजियाज्म है टू improve your performance, enhance your skill, that basically comes when you work diligently, honestly. But private job के उस परिप्रेक्ष्य को अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी हैं। सरकारी में बेसिकली आप एक स्टेबल जॉब पाते हैं, जबकि आज के दिनों में वहाँ भी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल है। बट द यूपीएससी इज डिफरेंट। वंस यू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, यू बिकम IAS, IPS, IFS, foreign service, and then group B, like allied services, where audits and accounts, then Indian Railway Service. Those services basically the salary is fine, but it's considered coveted job. Reason वहाँ आपको सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। Those facilities you cannot purchase, you cannot buy. और the time bound promotions are there, so there is a growth
Apart from that, of course, it's a transferable job. हर 3 साल 4 साल पे आपको ट्रांसफ़र भी आपके जॉब में होता है. So it's something that really creates interest in the youth to join such job. This is the reason. जैसे बहुत लोग अप्लाई करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको लगता है क्या कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कहीं कमी है, जो आगे जाकर कुछ परसेंट में लोग करप्शन में आ जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं? तो जैसे कि अगर हम बाहर के देशों की बात सुने, तो अगर कोई 911 को कॉल करता है तो उसको सेफ फील होता है, उसको सुरक्षित महसूस होता है. लेकिन अगर यहाँ पर आपके घर के बाहर 2 बजे अगर पुलिस खटखटाएगी तो आपको डर लगेगा कि क्यों है पुलिस वहाँ पर. और शायद बहुत केसेस इसीलिए रजिस्टर नहीं हो पाते क्योंकि उनको पुलिस से ही डर लगता है. तो ऐसा है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत हार्ड है, या क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई बच्चा यूपीएससी के लिए अप्लाई करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि मैं आगे जाकर बुरा बन जाऊंगा या फिर आगे जाकर करप्ट हो जाऊंगा. बट फिर सिलेक्शन प्रोसेस और बनने के बाद क्या ऐसा हो जाता है कि आगे जाके करप्ट हो जाता है इंसान? देखिए, जहाँ तक सवाल है जो पुलिस फोर्स की बात आप कर रही हैं जी, जैसे आईपीएस हो गए, लेकिन जी एक आईपीएस ऑफिसर हैज़ ए डिफरेंट रोल. जी एक आईपीएस ऑफिसर अपने जिस भी जगह में वो हैं, एसएसपी हैं या एसपी हैं या वो डीआईजी हैं, आईजी हैं, तो उनका रोल बहुत बड़ा होता है, बड़े पैमाने पे होता है. He can instruct, he can administer. Of course, the workforce will be the police personals, those who are working under him. और अगर वहाँ पे करप्शन है तो that's a different thing, like he has to control or check them. But mostly the officers, IAS or IPS officers, they hold very high positions and they generally do not want to become corrupt. जी और कुछ लोगों का जो आप न्यूज़ में देखती हैं, जिनका कहीं अपने करियर के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके साथ, वो that's individual's choice or the upbringing, which I think we cannot control it, whether you are an officer or a common person. But if I want to become corrupt, so that's basically my demerit, none of the business related with the service. क्या करप्शन के बिना सिस्टम चल सकता है? या करप्शन के बिना सिस्टम जरूर चलता है जी, और कई ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहां बहुत अच्छे तरीके से काम भी हो रहे हैं. कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं और दोज प्रोजेक्ट्स आर डूइंग वेरी वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. कुछ ऐसे हैं जहां पैसों के लेन देन होते हैं. तो ये तो समाज की एक कुरीतियां हैं जिसको बहुत जल्दी दूर नहीं किया जा सकता. प्रयास जरूर है. ये सही कहा आपने कि जल्द तो दूर नहीं कर सकते करप्शन को, प्रयास कर सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो शायद हमारा सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा ढंग से. वो थोड़ा करप्शन हेल्दी भी होता है शायद. करप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि समाज में एक सिस्टम चले. करप्शन इसलिए है क्योंकि सबकी अपनी सोच अलग अलग है, जिस पे कि हमारा आपका या समाज के किसी भी प्रशासन का उसके ऊपर में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता है. हम आप स्वच्छंद हैं, स्वायत्ता मिली हुई है कि हम आप कुछ भी सोच सकते हैं और जैसा सोचेंगे उसी के हिसाब से
कर्म होगा। शास्त्र ने भी कहा कि यद भावम तद भवति, जैसी हमारी भावना होगी उसी अनुरूप हमारे कार्यकलाप भी होंगे। अब जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें न्यू मैकेनिज्म भी आते जा रहे हैं, जैसे अगर आप कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो आपको ऑनलाइन भी करनी होती है, तो आपका जो सुपीरियर ऑफिसर है वो चेक रखेगा कि आपने इतनी एफआईआर आई हैं तो कितनी सॉल्व हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक बेनिफिट है कि जल्दी काम हो रहा है इस डिजिटल एज में ऑनलाइन प्रोसेस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कागजी कामों पे अब निर्भर नहीं किया जा सकता है। प्रक्रियाएं बहुत लंबी हो जाती हैं, जो उसका निर्णय है या जो परिणाम है उसका अंतराल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऑनलाइन का प्रोसेस इज़ रियली बेनिफिशियल। कहीं से भी किसी भी जगह से बैठ कर के आप अपनी समस्या को उद्धृत कर सकते हैं, अपनी समस्या को आप प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पे कार्रवाई होना एक सरकारी तंत्र में कहीं न कहीं जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी अब एक मजबूरी बनी है और अकाउंटेबिलिटी हुई है। उस हैसियत से, उस हिसाब से तो ये सिस्टम अच्छा है, चलना चाहिए। जो आज एफआईआर भी हो रहे हैं तो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, and if the system, if the police station, the officers over there, they think that this is genuine, they will register the case. Even the court, Supreme Court, High Court, even they are also taking the cognizance of those cases. So it's a good system. अगर यूपीएससी की रैंक्स की बात करें तो क्या आपको लगता है कि बिना पैसे या फिर बिना बूट लिखिंग के कोई बंदा टॉप रैंक तक जा सकता है? यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस ही इस तरीके से है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए एक आईएएस ऑफिसर तो योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी लाइक यू विल गेट द ट्रेनिंग। आप मसूरी में ट्रेनिंग लेंगे, फिर वहाँ से आप निकलेंगे, आपका जो भी कैडर होगा, सपोज आपको यूपी कैडर मिला तो यूपी कैडर में फिर आपको 6 महीना साल भर वो किसी सीनियर ऑफिसर्स के अंदर में ट्रेनिंग करवाते हैं। यू बिकम एसडीएम एंड यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो एक जनरल डीलिंग के साथ साथ वहाँ के और तहसील से लेके सारी चीज़ों का जानकारी आपको साल भर में मिलता है। देन ऑफ कोर्स योर पोस्टिंग बिकम्स अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहाँ आप खुद ही स्वयं जो ट्रेनिंग आपने लिया है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसके आधार पे आप बहुत कुछ नियंत्रण और शासन करते हैं, वहाँ भी सीखते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसे कमिश्नर ऑफ दैट एरिया बनाया जाता है। बेसिकली 7 earlier it used to be 7 districts in one commissionery. So a commissioner is responsible for administering all the 7 districts. So area becomes larger, your knowledge also becomes wider. आपका the vistas of your work also gets completely wide. फिर वहाँ से जिस भी आप राज्य में हैं आपको कहीं ना कहीं पद मिलता है डिप्टी सेक्रेटरी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी का, वेयर यू विल बी डीलिंग विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एग्रीकल्चर है, किसी को मिला हुआ, किसी को वाटर रिसोर्सेज मिले हुए हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी मिला हुआ है, कोई पब्लिक ग्रीवेंसेस डील कर रहा है, किसी को फाइनेंस मिला हुआ है। तो वंस यू गेट दैट पोजीशन, आप जितना आपने इन दिनों 10 साल के दरमियान जो उन्होंने शासन किए हैं उसमें जो उन्होंने सीखा है उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको मिल गया। अब नाउ यू विल लर्न फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम योर जूनियर्स, बट यू विल लर्न।
So they learn and then they administer. So see the quality that they have. यूपीएससी का सिस्टम इस तरीके से आपको बनाता इस तरीके से है कि जो चीज़ आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो आप उसी सिस्टम में काम करके सीखेंगे और फिर आप ही उन लोगों पे फिर लागू करेंगे. तो ये किसी भी जॉब में पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट यूपीएससी. दिस इज द रीजन दैट दिस इज द मैजेस्टी ऑफ यूपीएससी एग्जाम एंड यूपीएससी द सिविल सर्वेंट्स. अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे जब कोई आईएफएस ऑफिसर बन जाते हैं तो क्या उनमें ईगो आ जाती है फिर बनने के बाद? वो भी एक पर्सनल चीज़ें हैं. ही कैनॉट बी जनरली जो है, अगर काफ़ी सीनियर हो जाते हैं तो यू कैनॉट एक्सेस हिम इजीली. तो हो सकता है कि लोग, क्योंकि कॉमन पब्लिक तो मिल नहीं पाएगी जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ तक तो ठीक है कि कोई भी अपनी गुहार लगाने के लिए जा सकता है. लेकिन जब वो किसी मंत्रालय में किसी उच्च पद पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद आप उनसे संपर्क स्थापित आसानी से नहीं कर पाते हैं. तो वो उसकी संज्ञा या संबोधन आप कुछ भी दे दें, अहंकार है या. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो उनको पावर ही इतनी दे देता है कि चाहे देखिए आप घर में एक पिता हैं, एक बेटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो ईगो थोड़ी सी आ जाती है पिता होने का. नहीं, जैसे ऑफिसर बन गए तो जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है तो हमारे सिस्टम ने उसको पावर ही इतनी दे दी है कि वो बाहर तो इतना पावरफुल है, उसके अंडर 50 लोग काम कर रहे हैं, फिर उसके और अंडर कितने लोग हैं, कहीं जाएंगे वो और ऊपर जाएंगे. तो पर वो घर पर तो वही इंसान है ना, वही पिता है, वही बेटे हैं. लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है. वो स्वभावगत हो सकता है, क्योंकि पद की एक अपनी अलग गरिमा है और पद प्राप्त करने के बाद इंसान में थोड़ी जो एक अहंकार, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कई बार कई अहंकारी भी हो जाते हैं. लेकिन उस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए उन्हें अपने आप को उस स्वरूप में ढालना पड़ता है. और क्योंकि मेरे कई मित्र हैं, हमारे कई बैच के और हमारे रूममेट्स कई हैं जी. जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, वो बड़े पद पे हैं. और जब हम मिलते हैं तो ऑफ कोर्स एज ए फ्रेंड वी आर वेरी नॉर्मल. लेकिन जब वो किसी और लोगों से मिलते हैं तो वहाँ तो वो एक अधिकारी के रूप में ही अपने आप को पेश करेंगे, वही वो करते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर ने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा था 1991 to 1995 से. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं जी, तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने में? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने हिंदी से, हिस्ट्री से और हिंदी माध्यम से पढ़ करके वो आईएएस और एलाइड ऑफिसर बन गए. हम लोगों का बैकग्राउंड इंग्लिश का था, लेकिन फिर भी नहीं बन पाए. तो ये कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट में कितनी गहराई है और कितनी आपकी जानकारी है, ये उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद और उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही समझ में आता है. तो ये प्रिपरेशन एक बहुत ही यूपीएससी प्रिपरेशन एक इट्स ऑलवेज ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. कहना मुश्किल है कि हिंदी मीडियम से है तो वो ये लड़का कर पाएगा, सक्सेस पाएगा या नहीं. अगर इंग्लिश से है तो इसे मिलेगी सफलता, ऐसी कुछ भी बात नहीं. आपने जब प्रिपेयर करा था तो आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? The vastness of the syllabus, that is the biggest thing. अब एक साइंस का स्टूडेंट
मुझे हिस्ट्री भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए। अब सडनली सपोज द क्वेश्चन कम्स कि हड़प्पा संस्कृति में कौन से ईंट का प्रयोग किया गया। अब नाउ दे विल द लाइक यू नो ऑप्शंस विल बी लाइक बर्nt brick, baked brick, normal brick. Sometimes they will give that option A and B together. So it's very confusing. इंडियन पॉलिटी का भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए। अब एक किसी भी बिल पे वीटो करने का पावर किसको है? तो सडनली आपको अगर ये सब ऐसे चीज़ों को तैयारी की जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट या एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसे कहता है कि प्रश्न में ये आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में का शेप कैसा होगा, या उसको किस तरीके से, वेदर इट इज़ कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। तो एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आंसर कितने क्रोमोसोम्स हैं एक सेल में, एक्स एंड वाई में क्या डिफरेंस है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स वेयर आप अगर आर्ट्स के हैं तो साइंस के भी क्वेश्चंस आपके डील करने पड़ेंगे। अनलेस और अनटिल यू आर you have studied thoroughly, that also after studying also thoroughly you are not sure, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ माध्यम कोई मैटर नहीं कर रहा है, हिंदी से हैं या इंग्लिश से हैं। स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इवन विद द ऑप्शनल्स लाइक संस्कृत, पाली, nowadays even any common even one dialect, Maithili, that is also included in the 8th schedule. So the boys are qualifying, but प्रश्न का जवाब आपको सही आना चाहिए, और जानकारी कितनी पुख्ता है, पढ़ाई कितना आपने मजबूती से किया है, अभी नहीं पहले ही से, कितना मेमोरी आपका शार्प है, कितना आप चीज़ों को याद करके, और बहुत ही इन नो टाइम रादर आई वुड से, मतलब ये प्रश्न पढ़ा और उत्तर आपके सामने में है, आपने देखा, और देखते ही के साथ आपके जवाब सही होने चाहिए। सोचने का वहाँ वक्त नहीं मिलता है। तो आपने कोचिंग ली थी या फिर नहीं, खुद से प्रिपेयर? मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, और हम लोगों के टाइम में वाजीराम के ये थे, आई विल नॉट रादर मेंशन, तो कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जिनके की मटेरियल्स अवेलेबल थे, सो वी परचेज दैट एंड वी स्टडी विद दैट। बट एनसीईआरटी के बुक्स क्लास 6th से लेकर के और 12th तक, वो मतलब यू हैव टू रियली मग अप ईच एंड एवरी वर्ड एंड सेंटेंस, क्योंकि कई ऐसे कम से कम 20% ऐसे प्रश्न आते थे जो एनसीईआरटी के बुक से होते थे, बट ऑफ कोर्स नॉट स्ट्रेट, वो बड़े ट्विस्टेड। आपने पढ़ा है स्ट्रेट, लेकिन वहाँ जो प्रश्न आएगा वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छी तैयारी आपने की है, तभी आप वहाँ पर जवाब दे पाएंगे। सो दीज आर द डिफ़िकल्टीज। जब एक बच्चा कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, वो अपनी जी जान लगा देता है उसके लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे फादर ने भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा था। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करा था, मेंस क्लियर करा था, बट इंटरव्यू में नहीं कर पाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान क्लियर ना कर पाए, उसके बाद जो निराशा फेस करनी पड़ती है एक इंसान को, एक वो बच्चा ही होता है उस समय। हाँ, सही बात। उसको जो एक फेलियर फेस करना होता है, वो कितना डिफिकल्ट रहता है। देखिए, जो कई तरीके के परीक्षाओं में बैठ रहा है, वो तो अपने मन को ढाढ़स दे देता है कि ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम में नहीं कर पाया, किसी स्टेट के एग्ज़ाम में कर जाऊंगा या बैंक में कर जाऊंगा। लेकिन जिन्होंने अपनी प्रयास और अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया है यूपीएससी तैयारी में, उनके लिए बहुत ही ये कठिन पल और समय होता है, क्योंकि असफलता
बर्दाश्त तो नहीं है। जी। आपने 4-5 साल बहुत मेहनत से 10-12 घंटे जहाँ और बच्चे घूम रहे हैं या कुछ और करियर मेकिंग कर रहे हैं, वहाँ आप रूम के अंदर में बंद हो कर के या कोचिंग क्लासेस जा कर के और शाम दोपहर आप लगे हुए रहते हैं, तो निराशा तो बहुत होती है। लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन मैं बोलूँगा सबको करना चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स यू ए वेरी होलसम पर्सन। मतलब यू डेवलप ए वेरी holistic approach. जी। Besides, your vistas of knowledge really gets widened. Third, that you start analyzing any issue, any matter with your insightful thinking. तो वो चीज़ें इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी से ही आ सकता है। अब आजकल के ज़माने में बहुत फास्ट हो गई हैं चीज़ें, उसको देखते हुए मैं ये पूछना चाहूँगी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो बहुत ग्लैमराइज कर देते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को एक बच्चे के लिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने हैं वो उनके पास में बैचेस बहुत हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लाइक वेरी लार्ज। वो इस तरीके से बताते हैं जिससे टू क्रिएट और टू इंस्टिल इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स, दैट दिस इज द, आई विल नॉट से दैट हाइप, बट ऑफ कोर्स यू नो महिमा मंडन तो करते हैं, जो आप ये बन जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और बच्चों में एक जिज्ञासा होती है कि इस नौकरी को प्राप्त करने के बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जी। तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई भी होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वो भी 2-4 ही ऐसे अच्छे संस्थान हैं जिन्होंने कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट so they are just not giving that much of training or imparting any such. पहले क्या होता था कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे वो कॉलेज के बाद बच्चे को ट्रैक करते थे, जब कॉलेज पास आउट हो जाता है बच्चा फिर बच्चे को ट्रैक करते थे। लेकिन अब आजकल क्या हो गया है कि 10th के बाद ही बच्चे को वो प्रेशर फील होने लग जाता है कि अगर उसको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो वो 10th क्लास से प्रिपेयर करने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर बच्चा कॉलेज तक जाता है, कॉलेज के बाद ही हम यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट? तो उसके बाद बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट प्लस जो वो चॉइसेस मेक करता है वहाँ पर कॉलेज में। तो आपको नहीं लगता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं आजकल के टाइम में बहुत चेंज हो गए, ग्लैमराइज कर देते हैं हर चीज़ को एक बच्चे के लिए जो 10th में उसको थोड़ी समझ कम रहेगी? वो उसके पीछे एक ये भी कारण है, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो आपके 7th 8th क्लास 10th क्लास वहाँ से भी पूछे जाते हैं। और अगर जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे को आईएएस बनना है तो शुरू से ही वो पढ़ाई उस व्यापक स्तर पर करें, यह एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, कोचिंग बेसिकली आजकल 10th पास करने के लिए भी करवा रहे हैं, 12th भी पास करवाने के लिए करवा रहे हैं अच्छे मार्क्स से, फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के तारीख में 6ठे क्लास से शुरू हो जा रहा है और इसकी तैयारी के लिए बच्चा जा रहा है, अपना क्वालिटी टाइम भी दे रहा है। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मैंने देखा है कि वो कॉलेज नहीं जाते हैं, नाम भर का सिर्फ उनका नामांकन है, इसके अलावा वो पूरा समय सिर्फ कोचिंग क्लासेस अटेंड करने में देते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि आप कुछ भी करें, लेकिन
there is a limit to your brain's capacity to retain anything. तो आजकल की जनरेशन के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ आपसे कि जब कोई बच्चा, लड़का या लड़की, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है तो क्या वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकता है? अगर उसमें इतनी कैपेसिटी है कि जितनी देर वो बाहर घूम रहा है और वो फिर वापस अगर अपने रूम में या अपने घर आते हैं और ही और शी इज़ एबल टू concentrate and retain whatever they have studied or they are studying, then there is no harm. आपने 12वीं फेल मूवी देखी है? नहीं. अच्छा, उसमें यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक लड़का और एक लड़की. रियल लाइफ स्टोरी है उसमें, बट हाँ वो मैं कह सकती हूँ शायद एक्सेप्शन भी है कि वो बैलेंस करनी पड़ती है लाइफ साथ में मेंटेन कर कर और फिर यूपीएससी क्रैक करना, और दोनों ने यूपीएससी क्रैक करा. हाँ, कई बार ऐसा देखिए, फ्रेंडशिप कैन इवन बी अ वाइटल फैक्टर फॉर गुड discussion on many topics, many issues, good for knowledge sharing. If it is based on that, then it is fine and should be, because जो भी यूपीएससी इस तरीके से सीरियसली तैयारी करते हैं, they are very serious kind of students, and I think if everything goes well, preparation is fine, you are able to concentrate and can discuss many topics together, so it's a good preparation, nothing wrong about it. लास्ट में आप जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए कोई टिप अगर आप देना चाहें. NCERT बुक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए और अच्छे परसेंटेज हैं क्वेश्चंस के उन सब किताबों से. प्लस एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट students leave like environment, and then sometimes the agriculture section, science and tech, they think that this much I know, so will suffice, but it's not that. Many times you need to go through the newspapers very seriously. At least you should have a knowledge of the complete political scenario, not only at national level but international level. So you need to understand, you need to develop that which one to pick or leave the topic. ये क्योंकि कई बार unexpectedly जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को छोड़ देता है आदमी, वहीं से प्रश्न आ जाता है. ये मेरे साथ भी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सीरियस मैटर है. एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज़ रियली डेंजरस थिंग, शुड नॉट बी देयर. क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, हमने ये जानकारी. एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू प्रैक्टिस इट टाइम एंड अगेन. और रिवीजन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. जो आपने पढ़ा है उसको, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके कि नोट्स भी बनाने चाहिए और उसे रिवाइज ज़रूर करना चाहिए. दैट विल हेल्प ए लॉट. धन्यवाद आपका हमारे पंजाब केसरी के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए. थैंक यू. एट लास्ट मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. एंड मैं आशा करती हूँ इस पॉडकास्ट में आपको कुछ बातें सीखने को मिली होंगी और कुछ बातें जो अच्छी हैं कि हंसी मजाक में भी लेनी चाहिए, इतना प्रेशर फील नहीं करना चाहिए. तो ऑल द बेस्ट जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं.
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।